हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल AK सर बायोलॉजी में स्वागत है। पिछले 3-4 दिनों से अपनी क्लासेज नहीं हो पा रही थी, उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन आज से अपनी क्लासेज रेगुलर चलेगी। तो अपने पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर अपने पढ़ा था अलैंगिक जनन के बारे में डिस्कस किया था। अलैंगिक जनन की विधियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें अलैंगिक जनन की 3 विधियाँ अपने पढ़ ली थी, विखंडन, मुकुलन और उसके बाद में तीसरी अपनी खंडन विधि। 3 विधियाँ पढ़ ली थी पिछले लेक्चर के अंदर। आज अपन अलैंगिक जनन की बाकी 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देखिए, आज का अपना टॉपिक है अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की विधियाँ, जिसमें अपने 3 विधियों के बारे में चर्चा कर ली थी पिछले लेक्चर के अंदर। उन बाकी 3 विधियों को अपन इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो आज की अपनी हेडिंग रहेगी चौथी विधि कौन सी थी। चलो पहले मैं दोबारा बता देता हूँ कौन कौन सी विधि पढ़ी थी अपनी। सबसे पहले अपनी पढ़ा था विखंडन विधि। कौन सी विधि पढ़ी थी? विखंडन विधि। फिर उसके बाद में दूसरी विधि पढ़ी थी अपनी मुकुलन विधि, मुकुलन के बारे में चर्चा किया था। फिर उसके बाद में तीसरी विधि अपनी पढ़ी थी खंडन विधि। इन 3 विधियों को मैंने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब बाकी 3 विधियों को अपन इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज की अपनी सबसे पहले हेडिंग रहेगी पुनरुद्ध भवन। चौथी विधि कौन सी थी? पुनरुद्ध भवन। उसके बाद में 5वीं विधि आती है कायिक जनन, या इससे पहले एक बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। और लास्ट 6ठी विधि आती है इसकी कायिक प्रवर्धन, या कायिक जनन बोल सकते हैं, कायिक जनन। अलैंगिक जनन की मुख्यतः कितनी विधियां होती है? अलैंगिक जनन की मुख्यतः 6 विधियां होती हैं, जिसमें अपने पिछले लेक्चर के अंदर विखंडन, मुकुलन और खंडन के बारे में चर्चा कर ली थी। आज अपन इस पुनरुद्ध भवन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में बीजाणु जनन और लास्ट अपनी विधि रहेगी कायिक जनन। तो देखिए पुनरुद्ध भवन क्या होता है, उसके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए आज का अपना सबसे पहला टॉपिक रहेगा पुनरुद्ध भवन, अलैंगिक जनन की विधि। देखिए अलैंगिक जनन की 4 नंबर विधि है पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन। अब देखिए इससे पहले अपनी लास्ट विधि पढ़ी थी खंडन विधि पढ़ी थी। इससे पहले कौन सी विधि पढ़ी थी? खंडन विधि पढ़ी थी। उसमें मैंने आपको याद कीजिए एक पॉइंट बताया था कि खंडन विधि का निर्माण, खंडन विधि के द्वारा जो जीव का निर्माण होता है, वो जीव का निर्माण कब होता है? जब उसमें जो पहला जीव क्या हो जाए, पूर्णतः परिपक्व हो जाए। मतलब जीव के परिपक्व होने के पश्चात क्या होता है, नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। मैंने किसी विधि में बताया था, खंडन विधि के अंदर बताया था कि नए जीव का निर्माण कब होता है? जब पहला जीव क्या हो जाए, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाए, उसके बाद में नए जीव का क्या होगा, निर्माण होगा। लेकिन उन दोनों के मध्य, खंडन और पुनरुद्ध भवन के मध्य क्या है, एक मुख्य अंतर पाया जाता है। कई वैज्ञानिक क्या होते हैं, पुनरुद्ध भवन और खंडन को क्या एक ही मानते हैं, लेकिन ये दोनों क्या एक नहीं है। इनके बीच में एक मुख्य अंतर पाया जाता है कि खंडन विधि तो क्या होता है, इसमें जीव का निर्माण कब होता है? जब पूर्णतः जीव क्या हो जाए, परिपक्व हो जाए, तब क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। लेकिन पुनरुद्ध भवन के अंदर क्या होता है कि उस नए जीव का निर्माण क्या हो सकता है, कभी भी हो सकता है। नए जीव का निर्माण क्या हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो जीव क्या हो, परिपक्व हो। मतलब समझ आ रहा है ना कि कोई जीव का निर्माण करना है, ठीक है, नए जीव का निर्माण करना है। नए जीव का निर्माण किससे होगा? उसके जनक से होगा। उस जनक का अगर वो जनक परिपक्व होगा तभी क्या होगा, खंडन विधि के दौरान नए जीव का क्या होगा, निर्माण होगा। लेकिन पुनरुद्ध भवन के अंदर क्या होता है कि जनक परिपक्व हो या परिपक्व न हो, इससे कोई मतलब नहीं है जीव को, ठीक है। उस जीव का निर्माण कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो क्या हो, परिपक्व हो। इसके अंदर क्या पाया जाता है, मुख्य अंतर पाया जाता है। ये दोनों एक नहीं होते, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसके बाद में पुनरुद्ध भवन के अंदर क्या होता है कि इसके दौरान जो जीव का निर्माण होता है, वो जीव का निर्माण किसके द्वारा होता है? जीव के कटे हुए भाग से होता है। जीव के कटे हुए भाग से क्या होता है, नए जीव का क्या होता है, निर्माण। मतलब मान लो कोई जीव का भाग कट गया, ठीक है, कोई जीव का कुछ भाग कट गया, उस भाग के द्वारा क्या हो जाएगा, नए जीव का निर्माण हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा कौन से जीव के अंदर ऐसा देखा जाता है? तो सबसे देखा जाता है प्लेन एरिया के अंदर। किसके अंदर देखा जाता है सबसे ज़्यादा? ये नीट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा कि सबसे ज़्यादा पुनरुद्ध भवन की प्रक्रिया किसके अंदर देखी जाती है? तो सबसे ज़्यादा देखी जाती है प्लेन एरिया के अंदर। किसके अंदर देखी जाती है? प्लेन एरिया के अंदर। अगर आपको पूछ ले कि मानव के अंदर सबसे ज़्यादा पुनरुद्ध भवन किसके अंदर होता है, तो मानव के लीवर के अंदर। किसके अंदर होता है? मानव लीवर के अंदर, यकृत के अंदर क्या होता है, पुनरुद्ध भवन की प्रक्रिया क्या होती है, सबसे
ज़्यादा होती है। ठीक है, जीवों के अंदर सबसे ज़्यादा जीव के अंदर किसके अंदर होती है, तो प्लेन एरिया के अंदर। अगर आपको पूछ ले कि मानव के अंदर सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है पुनरुद्भवन की प्रक्रिया, तो किसके अंदर होती है, यकृत या लीवर के अंदर। यहाँ से ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, आपने सोचा होगा कि अपनी त्वचा क्या होती है, कई बार छिल जाती है। अपनी त्वचा कई बार क्या हो जाती है, छिल जाती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वहाँ पे त्वचा क्या आ जाती है, पूर्णतः नई त्वचा का निर्माण हो जाता है। तो वहाँ पे भी पुनरुद्भवन की प्रक्रिया हो सकती है क्या। सोचिए, सपोज कीजिए कि मान लो आपको चोट लगी, उसके दौरान क्या होगा, आपकी त्वचा छिल गई। ठीक है, आपकी त्वचा छिली तो वहाँ पे नई त्वचा का निर्माण तो होगा ना। उस नई त्वचा का निर्माण किसके द्वारा होगा, कोशिका का विभाजन होगा, तभी क्या होगा, नई त्वचा का निर्माण होगा। तो वहाँ पे भी क्या होती है, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया देखी जा सकती है, मानव के अंदर और कहाँ पे, त्वचा के अंदर भी देखी जा सकती है। फिर उसके अलावा एक और पॉइंट आता है यहाँ पे कि छिपकली के अंदर, किसके अंदर, छिपकली के अंदर भी पुनरुद्भवन होता है क्या, होता है, बिल्कुल होता है। कैसे होता है, अगर मान लो छिपकली का पूंछ कट गया, छिपकली का क्या हो गया, पूंछ कट गया, तो छिपकली के पूंछ क्या कर लेगा, नए जीव का निर्माण कर लेगा क्या, नहीं, नया जीव नहीं निर्माण करेगा। छिपकली का पूंछ नए जीव का निर्माण नहीं करेगा, बल्कि छिपकली का जिस भाग से पूंछ कटा है उस भाग पर पूंछ का क्या हो जाएगा, नए पूंछ का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो पुनरुद्भवन की प्रक्रिया 2 प्रकार से हो सकती है, एक तो जीव के कटे भाग से, एक तो जीव के कटे भाग से नए जीव का निर्माण, एक जिस भाग से कटा है उस भाग का क्या होना, पुनर्निर्माण। जैसे लीवर का क्या हो जाता है, लीवर का अगर कुछ भाग डैमेज हो जाए, लीवर का कुछ भाग क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो उस भाग पर क्या हो जाएगा, नए लीवर का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो पुनरुद्भवन प्रक्रिया 2 प्रकार से हो सकती है, एक तो जीव के कटे हुए भाग से नए जीव का निर्माण, दूसरा क्या, अगर जीव का जिस भाग कटा है उस भाग का क्या होना, पुनर्निर्माण होना। ये था अपना पुनरुद्भवन। इसके बाद में नेक्स्ट आती है अपनी विधि बीजाणु जनन। नेक्स्ट विधि कौन सी आती है, बीजाणु जनन। तो देखिए बच्चों, बीजाणु जनन क्या होता है उसके बारे में अपन अभी देखते हैं। अपनी एलिंगी जनन की 5वीं विधि आती है, 5 नंबर विधि है उसकी, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, अब देखिए सबसे पहले बताता हूँ आपको कि इसके अंदर जो बीजाणु है, ये बीजाणु क्या है, ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हो, एक कोशिकीय होते हैं सूक्ष्म, ये क्या है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव तो नहीं बोल सकते, लेकिन सूक्ष्म कोशिका बोल सकते हैं इनको। क्या बोल सकते हैं कि ये सूक्ष्म कोशिका है। कैसी कोशिका है, एक कोशिकीय। कौन सी, एक कोशिकीय क्या है, सूक्ष्म कोशिकाएं हैं। और ये कोशिकाएं क्या होती है, विशेष प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है, विशेष प्रकार की होती है। अब विशेष प्रकार की क्यों होती है, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था आपको कि परिस्थितियां 2 प्रकार से होती है, एक तो होती है अनुकूल परिस्थिति और क्या होती है, प्रतिकूल परिस्थिति। अगर ये अनुकूल परिस्थिति के अंदर तो कार्य करती ही करती है, ठीक है। जो बीजाणु होता है वो अनुकूल परिस्थिति के अंदर तो कार्य करता ही करता है, ठीक है। उसके अलावा ये प्रतिकूल परिस्थिति को भी क्या कर सकता है, झेल सकता है। इसके कारण ये क्या होती है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। जो बीजाणु की कोशिकाएं हो, जो बीजाणु एक कोशिका क्या है, एक कोशिकीय है, ठीक है। इनकी कोशिकाएं क्या होती है, विशेष प्रकार की। विशेष प्रकार की कैसी होती है, क्योंकि ये अनुकूल परिस्थिति के साथ साथ प्रतिकूल परिस्थिति को भी क्या कर सकती है, झेल सकती है। मतलब एक तो अपने अनुरूप कार्य करे, ठीक है, अपन जैसे सामान्य वातावरण के अंदर रहते हैं वो तो अनुकूल परिस्थिति होगी, एक अपने विपरीत अगर कार्य करी तो वो कौन सी होगी, प्रतिकूल परिस्थिति होगी। तो बीजाणु क्या होते हैं, अनुकूल परिस्थिति को तो झेल सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो प्रतिकूल परिस्थिति को भी झेल सकते हैं। इसलिए इनकी कोशिकाएं क्या होती है, विशेष प्रकार की होती है। कौन सी कोशिकाएं होती है इनकी, विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, ठीक है। उसके अलावा बीजाणु कितने प्रकार के होते हैं, बीजाणु मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है चल बीजाणु, कौन सा होता है, चल बीजाणु। दूसरा होता है अचल बीजाणु, कौन सा, एक होता है चल बीजाणु और दूसरा कौन सा होता है, अचल बीजाणु। चल बीजाणु मतलब जो गति कर सकता है, जो क्या कर सकता है, गति कर सकता है, वो कौन सा होता है, चल मतलब जो गमन कर सकता है, क्या कर सकता है, गमन कर सकता है, वो कौन सा होता है, चल बीजाणु। और दूसरा क्या, जो गमन नहीं कर सकता, गमन या गति नहीं कर सकता, वो कौन सा होता है, अचल बीजाणु होता है। कौन सा होता है, अचल बीजाणु। तो सबसे पहले अपन देखते हैं चल बीजाणु के बारे में। किसके बारे में, चल बीजाणु के बारे में। यहाँ पे मैं अपने एक डायग्राम बना रहा हूँ, आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है, देखिए इस प्रकार से। आप बुक में देखेंगे तो आपको एक इस प्रकार से डायग्राम मिलेगा। देखिए ये क्या है, किसका उदाहरण है, चल बीजाणु का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, चल बीजाणु का उदाहरण है।
उसमें आप बुक के अंदर देखोगे तो आपको इस प्रकार से डायग्राम मिलेगा, जिसके अंदर ये संरचना ऊपर आपको दिखाई दे रही है, ये संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये क्या है, इसके कसाबिका, ये क्या है कसाबिका, जो इसको क्या करती है, गमन करने में क्या होती है, सहायता होती है। क्या करती है, गमन करने में क्या करती है, सहायता करती है। और ये पूरा क्या है, एक बीजाणु है, ये पूरा क्या है, एक बीजाणु है। इस बीजाणु पर क्या पाई जाती है, कसाबिका पाई जाती है, जो उसको गमन करने में क्या करती है, सहायता करती है। किसको, ये इस पूरी बीजाणु की कोशिका को। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, चल बीजाणु का एग्जाम्पल है। ये क्या है, चल बीजाणु का एग्जाम्पल है। और ये क्या है, एक प्रकार का हरित शैवाल है। ये क्या है, एक प्रकार का हरित शैवाल है। ये क्या है, हरित शैवाल है। किसका एग्जाम्पल है, ये चल बीजाणु का एग्जाम्पल है। जो क्या होता है, एक कोशिकीय। इसके एक कोशिकीय जो बीजाणु है, इस पे क्या पाए जाते हैं, कसाबिका पाई जाती है। और कसाबिका क्या करती है, इसको गति करने में, ये इसके पुंछ के रूप में, या ऐसा बोल सकते हैं इसके पैर के रूप में क्या करती है, कार्य करती है, जो इसको गति करने में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, और ये क्या एक प्रकार का हरित शैवाल है। दूसरा आता है एचल बीजाणु। कौन सा आता है, एचल बीजाणु। उसके अलावा एक और डायग्राम देखोगे तो आपको इस प्रकार से डायग्राम मिलेगा आपकी बुक के अंदर, इस प्रकार से। और यहाँ पे ये क्या है, बहुत सारे क्या है, बीजाणु है। ये क्या है, बीजाणु। और इन बीजाणु को अपन क्या बोलते हैं, कोनोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोनोडिया बोलते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है, ये एक प्रकार का क्या है, कवक है। ये क्या है, एक प्रकार का कवक। कौन सा कवक है, पेनिसिलिन कवक है, पेनिसिलिया। कौन सा कवक है, पेनिसिलिया कवक है। कौन सा कवक है, पेनिसिलिया कवक है। ध्यान से सुना यहाँ पे, ये किसका एग्जाम्पल है, एचल बीजाणु का। मतलब इसके जो बीजाणु है, इसके जो कोनेडिया है, उस पर क्या नहीं पाई जाती, कसाबिका नहीं पाई जाती। और कसाबिका नहीं पाई जाएगी तो ये गति नहीं कर सकती, इसलिए क्या होती है, एचल बीजाणु होते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, पेनिसिलिया का एग्जाम्पल। और ये क्या एक प्रकार का कवक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सबसे पहले जो एंटीबॉडी या प्रतिजैविक का निर्माण किया गया था, सबसे पहले किसका, प्रतिजैविक का जो निर्माण किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था, कवक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, कवक के द्वारा किया गया था। और कौन से कवक के द्वारा किया गया था, तो पेनिसिलिया कवक के द्वारा क्या किया था, एंटीबॉडी का निर्माण किया गया था। और कौन सी एंटीबॉडी का, उसके बारे में अपन अभी देखते हैं कि सबसे पहले जो प्रतिजैविक खोजी गई थी, क्या खोजी गई थी, सबसे पहले जो प्रतिजैविक खोजी गई थी, वो किसके द्वारा खोजी गई थी, पेनिसिलिया के द्वारा। और पेनिसिलिया क्या एक प्रकार का कवक है, क्या एक प्रकार का कवक है। इसके द्वारा सबसे पहले किसका निर्माण किया गया था, एंटीबॉडी का निर्माण। किसका निर्माण किया गया था, एंटीबॉडी का निर्माण। कौन सी एंटीबॉडी का निर्माण किया गया था, तो पेनिसिलिन का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था, पेनिसिलिन का निर्माण किया गया था। कि सबसे पहले जो एंटीबॉडी या प्रतिजैविक का निर्माण किया गया था मानव जगत के अंदर, वो किसके द्वारा किया गया था, कवक के द्वारा। और कौन सी कवक के द्वारा, पेनिसिलिया कवक के द्वारा किया गया। तो कौन सी प्रतिजैविक को, पेनिसिलिन प्रतिजैविक को खोजा गया था, एंटीबॉडी को खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसको क्या किया गया था, खोजा गया था। किसको, इस प्रतिजैविक को। और कब खोजा गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजा गया था। कब खोजा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजा गया था। इस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एचल बीजाणु का उदाहरण क्या है अपने पास, पेनिसिलिया, जो क्या एक प्रकार का कवक है। ये क्या एक प्रकार का कवक। और इस कवक की संरचना पर ये क्या पाया जाता है, बीजाणु पाई, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कोनेडिया बोलते हैं। और इन बीजाणु पर क्या नहीं पाई जाती, कसाबिका नहीं पाई जाती, जिसके कारण ये गति नहीं कर सकती, जिसके कारण ये गति नहीं कर सकते। और जो पेनिसिलिया है, उसी के द्वारा क्या किया था, सबसे पहले जो एंटीबॉडी का निर्माण किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था, पेनिसिलिया के द्वारा किया गया था। और कौन सी प्रतिजैविक का निर्माण किया गया था, पेनिसिलिन का किया गया था। किसका, पेनिसिलिन का किया गया था। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। कब किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। ठीक है, ये था अपना दूसरा कौन सा, बीजाणु जनन, जिसके कितने प्रकार थे, चल व अचल बीजाणु। इसके बाद में अपनी लास्ट आती है एलिंग जनन की विधि, कायिक प्रवर्धन। कौन सी आती है, कायिक प्रवर्धन आती है। इसके बाद में अपनी लास्ट विधि आती है कायिक प्रवर्धन, एलिंग जनन की लास्ट विधि। तो देखिए स्टूडेंट, अपनी इस एलिंग जनन की लास्ट विधि कायिक प्रवर्धन। अब देखिए, जो कायिक प्रवर्धन होता है उसके दौरान क्या आते हैं, सारे क्या आते हैं, पादप आते हैं। इसके दौरान कौन से कार्य करेंगे, पादप कार्य करते हैं। ठीक है,
कायिक परिवर्धन की विधि किसके अंदर पाई जाती है? पादपों के अंदर। इसके अलावा जो अपने अन्य 5 विधि पढ़ी थी वो किसके अंदर पाई जाती है? जीवों के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? जीवों के अंदर पाई जाती है। लेकिन जो कायिक परिवर्धन की विधि है वो किसके अंदर पाई जाती है? पादपों के अंदर पाई जाती है। और पादप के कितने भाग होते हैं? मुख्यतः 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? मुख्यतः 2 भाग होते हैं। एक उसका होता है कायिक भाग। कौन सा भाग होता है उसका? एक कायिक भाग। और दूसरा कौन सा होता है उसका? जननीय भाग। कौन सा भाग होता है उसका? जननीय भाग होता है। ठीक है। कायिक परिवर्धन की विधि किसके अंदर पाई जाती है? पादपों के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? पादपों के अंदर। और पादप के कितने भाग होते हैं? मुख्यतः 2 भाग होते हैं। एक उसका कायिक भाग और दूसरा उसका कौन सा होता है? जननीय भाग। कौन सा भाग होता है उसका? जननीय भाग। देखिए कायिक भाग के अंदर क्या आते हैं, पहले देखते हैं जननीय भाग के अंदर। जननीय भाग के अंदर क्या आता है? पुष्प आते हैं। क्या आते हैं? पुष्प। पादप का आप पूछ ले कि जननीय भाग क्या होता है, तो उसका जननीय भाग क्या होता है? पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प। अगर आपको पूछ ले कि उसका कायिक भाग, जननीय मतलब जो जनन करने में सक्षम हो, वो उसका क्या होता है? जननीय भाग। कायिक भाग जो उसकी क्या करता है? वृद्धि करता है। पादप की क्या करता है? वृद्धि करता है। वो उसका कौन सा होता है? कायिक भागों का कायिक भाग होता है। ठीक है। कायिक भाग कौन सा होता है? पादप के अंदर कायिक भाग कितने होते हैं? मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक उसका होता है जड़। पहला उसका कायिक भाग कौन सा होता है? जड़। दूसरा होता है उसका तना। दूसरा उसका क्या होता है? तना। और तीसरी क्या होती है? उसकी पत्तियां। ठीक है। पादप के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक उसका कायिक भाग और दूसरा कौन सा? उसका जननीय भाग। कायिक भाग जो उसकी क्या करता है? वृद्धि करता है। कायिक भाग जो उसकी पादप की क्या करेगा? वृद्धि करेगा। वो उसका कौन सा होता है? कायिक भाग। जननीय भाग जो उसको जनन करने में क्या होता है? सक्षम होता है, उसका क्या होता है? जननीय भाग। और पादप का जननीय भाग क्या होता है? पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प। और पादप का कायिक भाग कौन सा होता है? जड़, तना व पत्ती क्या होते हैं? उसके कायिक भाग होते हैं। ठीक है। अब इनको अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन सा भाग पढ़ेंगे अपन? अपने को जननीय भाग नहीं पढ़ना है, अपने को कौन सा पढ़ना है? सिर्फ कायिक भाग पढ़ना है अपने को। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जनन की प्रक्रिया तो होती नहीं। सबसे पहले इसका कौन सा पढ़ने अपन? एलिंगिक जनन पढ़ने हैं। कौन सा पढ़ने? तो एलिंगिक जनन के अंदर क्या आते हैं? उसका कायिक भाग ही आता है। तो अपन क्या पढ़ेंगे? सिर्फ कायिक भाग के अंदर जड़, तना व पत्ती के बारे में अपन पढ़ेंगे। पुष्प के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए अपन यहाँ से एक पॉइंट और समझते हैं। अपने को किसके बारे में पढ़ना है? कायिक भाग के अंदर बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? कायिक भाग के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट देखना कि जो पादप के अंदर कायिक भाग होता है, ठीक है, कायिकीय परिवर्धन होता है, वो कितने प्रकार से होता है? मुख्यतः कायिक भाग तो कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं। लेकिन कायिक परिवर्धन कितने प्रकार का होता है? वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है प्राकृतिक कायिक परिवर्धन। कौन सा होता है? प्राकृतिक कायिक परिवर्धन। दूसरा होता है कृत्रिम कायिक परिवर्धन। कौन सा? कृत्रिम कायिक परिवर्धन। प्राकृतिक कौन सा? जो पौधे क्या करते हैं? स्वयं करते हैं। जो क्या करते हैं? पौधे स्वयं क्या करते हैं? नए पादप का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। वो कौन सा होता है? प्राकृतिक कायिक परिवर्धन। दूसरा कौन सा होता है? कृत्रिम कायिक परिवर्धन, जो मानव के द्वारा क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है। किसके द्वारा? मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है। वो कौन सा होता है? कृत्रिम कायिक परिवर्धन। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राकृतिक कायिक परिवर्धन। प्राकृतिक कायिक परिवर्धन आपने को बताया था कि कायिक परिवर्धन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, जड़, तना व पत्ती। कितना होता है? जड़, तना व पत्ती। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? जड़ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जड़ के बारे में। तो देखिए कायिक परिवर्धन का सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? जड़ के बारे में। अगर यहाँ पे अपन जड़ के एग्जाम्पल देखें तो जड़ का एग्जाम्पल जैसे हो गया स्थावर हो गया। एग्जाम्पल देखें इसके तो क्या हो गया? स्थावर हो गया। स्थावर का पादप हो गया। डहेलिया का पादप हो गया। किसका पादप हो गया? डहेलिया का पादप हो गया। उसके अलावा किसका पादप हो गया? नीम का पादप हो गया। किसका पादप हो गया? नीम का पादप हो गया। उसके अलावा किसका पादप हो गया? शीशम का पादप हो गया। इनके अंदर क्या होता है? कायिक परिवर्धन किनके द्वारा होता है? जड़ों के द्वारा। किनके द्वारा होता है? जड़ों के द्वारा। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं अपन, नीम का एग्जाम्पल। किसका? नीम का एग्जाम्पल। आपने देखा होगा अपने घरों के अंदर कि नीम का मान लो पेड़ है, तो उस नीम के पेड़ के कुछ दूरी के अंदर क्या हो जाते हैं? कोई नीम के छोटे छोटे क्या हो जाते हैं? पेड़ उग जाते हैं। कैसे उगते हैं? क्योंकि उनकी जो नीम की जो जड़ होती है, मान लो ये कोई नीम का मुख्य पादप है, ये क्या है? कोई नीम का मुख्य पादप है, ठीक है। इस पे मान लो इससे कुछ ही दूरी पर क्या हो जाते हैं? अन्य पादप क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। अन्य पादप क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं कि मान लो ये पादप की जड़ है, ये क्या है? पादप की जड़। इस पादप की जड़ से क्या हो जाएगा? अन्य क्या हो जाएगा? धीरे धीरे आगे चलकर क्या हो जाएगा? एक नई
तरह से क्या होगा, नई मूलांकुर का निर्माण। इस नई मूलांकुर से आगे चलकर क्या हो जाएगा, नए पादप का क्या हो जाएगा, निर्माण। मतलब जो उसकी जड़ होती है, पादप की क्या होती है, जड़ होती है, उसी जड़ के द्वारा, उसकी जड़ की कोशिकाओं के द्वारा क्या हो जाता है, नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण। उसके लिए अपन बीज की आवश्यकता नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है ना यहाँ पे कि जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, कि उसकी जड़ की कोशिका के द्वारा ही, उसकी जड़ की कोशिका के द्वारा ही क्या हो सकता है, नए पादप का निर्माण। उसके लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती। और ऐसा किस किस के अंदर होता है, स्थावर के अंदर होता है, डहेलिया के अंदर होता है, नीम के अंदर और शीशम के अंदर किसके द्वारा होता है, कायिक प्रवर्धन, जड़ के द्वारा। किसके द्वारा होता है, जड़ के द्वारा क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। उसके अलावा अपन नेक्स्ट देखें पत्ती के अंदर, किसके अंदर देखें, दूसरा अपन किसके अंदर देखें, पत्ती के अंदर। तो पत्ती के अंदर सबसे ज्यादा किसके अंदर देखा जाता है, आपने सुना होगा ब्रायोफिल्म, क्या नाम सुना होगा, ब्रायोफिल्म सुना होगा, ब्रायोफिल्म, या इसको क्या बोलते हैं, अजूबा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अजूबा के अंदर। और अजूबा के अंदर कायिक प्रवर्धन, अजूबा के अंदर एलिंगजन किसके द्वारा होता है, कायिक प्रवर्धन विधि के द्वारा। और इसके दौरान क्या होता है कि ब्रायोफिल्म की पत्ती, ब्रायोफिल्म की पत्ती क्या हो जाती है, टूटकर मर्दा के अंदर मिल जाती है, क्या होता है, उसकी पत्ती मर्दा के अंदर मिल जाती है। अगर इनके द्वारा जो नए पादप का निर्माण हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, क्योंकि कुछ पादप होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, दो प्रकार की कलिकाएं पाई जाती है, एक तो थी कक्षस्थ, उसके अंदर क्या पाई जाती है, कक्षस्थ कलिका पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कक्षस्थ कलिका। और ये कलिका ही आगे चलकर क्या कर लेती है, नए पादप का क्या कर लेती है, निर्माण। आप सोच रहे कि जो पादप का निर्माण हो रहा है उसकी जड़ के द्वारा पादप का निर्माण कैसे हो रहा है, तो उन कुछ पादपों के अंदर क्या पाई जाती है, कलिकाएं पाई जाती है, कुछ पादपों के अंदर क्या पाई जाती है, कलिकाएं पाई जाती है, जैसे कक्षस्थ कलिका होगी। और ये कलिका ही आगे चलकर क्या कर लेती है, नए पादप का निर्माण। और जो कलिका आगे चलकर जो नए पादप का निर्माण करती है उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रवर्ध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रवर्ध। और इसी प्रवर्ध से क्या बनेगा, नया पूर्णतः पादप विकसित हो जाएगा। ठीक है, तो जो ब्रायोफिल्म की पत्ती होती है वो टूटकर मर्दा के अंदर मिलने के पश्चात वो कुछ समय के पश्चात क्या कर लेती है, नए ब्रायोफिल्म का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना तीसरा, तना। तीसरा कौन सा आता है, तने के अंदर कायिक प्रवर्धन, सबसे बड़ा टॉपिक है इसका। तो देखिए तीसरा कौन सा आता है अपना, तना आता है। सबसे पहले अपन जड़ के बारे में, उसके बारे में अपन किसके अंदर देखा था, पत्ती के अंदर देखा था। अब तीसरा अपना कौन सा आ जाएगा, तना। तीसरा भाग कौन सा आता है, तना। तो देखिए जो तना होता है उसके अंदर जो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया होती है, किसके अंदर, तने के अंदर जो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। तने के मुख्यतः कितने भाग हो सकते हैं, दो भाग होते सकते हैं। एक तो हो गया उसका भूमिगत भाग, तने के मुख्यतः कितने भाग हो सकते हैं, एक तो उसका हो गया भूमिगत भाग, कौन सा हो गया, भूमिगत भाग। और दूसरा कौन सा हो गया, उसका अर्धवायवीय भाग, कौन सा भाग हो गया, अर्धवायवीय भाग। कि जो तना होता है उसके कितने भाग हो सकते हैं, दो भाग, एक तो उसका भूमिगत भाग और दूसरा कौन सा हो गया, उसका अर्धवायवीय भाग। भूमिगत मतलब मान लो ये भूमि है, इसके पूर्ण एकदम निकटतम वाला तना, ठीक है, ये वाला मान लो ये तना है, कोई पादप है, तो इसके जो निकटतम वाला भाग है उसका कौन सा हो गया, भूमिगत भाग। दूसरा उसका कौन सा, अर्धवायवीय भाग। उस भूमिगत भाग से थोड़ा ऊपर कौन सा हो गया, अर्धवायवीय भाग, या बचा हुआ भाग कौन सा हो गया, पादप का अर्धवायवीय भाग हो गया। तो तने के कितने भाग होते हैं, दो भाग, भूमिगत व कौन सा, अर्धवायवीय। भूमिगत तो भूमि से निकटतम एक साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो कौन सा होगा, उसका भूमिगत भाग। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भूमिगत भाग, और भूमिगत भाग के अंदर क्या क्या आते हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल देखते हैं, कंद हो गया, और कंद के अंदर क्या आता है, आलू आता है, क्या आता है, आलू आता है। आपने देखा होगा कि आलू का मान लो ये किसका, अपने पास ये क्या है, आलू है, ये क्या है, आलू है। इस आलू पर आपने देखा होगा कुछ समय के पश्चात आलू के अंदर क्या आती है, छोटी छोटी क्या बन जाती है, आंखें बन जाती है, छोटी छोटी क्या बन जाती है, आंखें बन जाती हैं। आंखों पर क्या होती है, कलिकाएं निकलती हैं, ये क्या निकलती है, कलिकाएं निकलती हैं। और ये कलिकाएं आगे चलकर क्या करेगी, नए पादप का निर्माण करेगी। कैसे करेगी, मान लो इस आलू पर क्या निकल रही है, छोटी छोटी आंखें निकल रही हैं। इन आंखों को अपन क्या कर देंगे, काट कर क्या कर देंगे, मिट्टी के अंदर बो देंगे, और मिट्टी के अंदर बोने के पश्चात क्या कर लेगी, आंखें ही क्या कर लेगी, नए पादप का क्या कर लेगी, निर्माण कर लेगी। मान लो इस एक आलू के अंदर चार क्या निकल रही, आंखें निकल रही, तो उसके चार भाग करेंगे और उससे क्या हो जाएगा, चार नए पादप का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, बीज की आवश्यकता नहीं होती, उसका क्या होता है, तना ही क्या कर लेता है, नए पादप का निर्माण। किसका, आलू का, ये, और किसके द्वारा, कंद के द्वारा। और ये क्या है, अपने जो आलू का कौन सा भाग खाते हैं, उसका तना खाते हैं, क्या खाते हैं, उसका तना खाते हैं। उसी तरह जैसे हो गया परकंद हो गया, उसी के दौरान दूसरा कौन सा हो गया, परकंद हो गया, कौन सा हो गया, परकंद हो गया।
और प्रकंद के अंदर क्या आता है, अदरक आता है, क्या आता है, अदरक आता है। उसके दौरान तीसरा कौन सा हो गया, गनकंद हो गया, कौन सा हो गया, गनकंद हो गया। तो गनकंद के अंदर क्या आता है, अरबी आती है, क्या आती है, अरबी आती है। तीसरा जैसे हो गया सलकंद हो गया, कौन सा हो गया, सलकंद हो गया। उसके अंदर कौन सा आता है, तो उसके अंदर आता है प्याज व लहसुन, क्या आता है, प्याज व लहसुन। मतलब इसके तने के द्वारा ही क्या हो जाएगा, नए पादप का निर्माण। अब देखो प्याज के अंदर नए पादप का निर्माण कैसे हो गया, कि मान लो ये किसका पादप है अपने, ये किसका, ये क्या है अपने पास, प्याज है, ये क्या है, इसका प्याज है, ठीक है। अगर मान लो ये यहाँ पे इस तरह से इसकी क्या होती है, परतें होती है, ये इसकी क्या होती है, परतें, ये इसका क्या नहीं होता, तना नहीं होता, ये इसकी जो परतें हैं, इसकी जो लेयर है, ये इसका तना नहीं होती, ये इसकी क्या होती है, पत्तियां होती है, ये इसकी क्या होती है, पत्तियां। जो इसकी लेयर है ये इसकी क्या होती है, पत्तियां होती है, ये क्या होती है, पत्तियां होती है, ना कि ये क्या होता है, तना नहीं होता। मान लो यहाँ पे इसका क्या है, मूलांकुर है, यहाँ पे क्या है, मूलांकुर। मूलांकुर कैसे, कि अगर देखिए ये क्या है, बीज है अपने पास, ये क्या है, बीज है। इस बीज से जो अपने पत्ती का निर्माण होगा, ऊपर वाले जो भाग तने का निर्माण होगा, वो किसके द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा, प्रांकुर के द्वारा। किसके दौरान, प्रांकुर का निर्माण। मान लो इसके दौरान जो आगे चलकर जो पत्ती का निर्माण होगा, जो नए तने का निर्माण, पादप का निर्माण हो रहा है, भूमि के ऊपर जो पादप का निर्माण हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, उसका क्या कहलाता है, प्रांकुर कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रांकुर। जो बीज से ऊपर वाला भाग निकलता है उसका क्या कहलाता है, प्रांकुर कहलाता है। और उसके जो नीचे निकलता है, ये इसकी जड़ें क्या कहलाती है, इसकी मूलांकुर क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, मूलांकुर। तो ठीक है, तो ये प्याज की क्या हो गई, मूलांकुर हो गई। इस मूलांकुर से कुछ दूर पर, ठीक है, इस मूलांकुर के अन्य भाग से, मान लो यहाँ से क्या हो रहा है, इस भाग से क्या निकल रहा है, अन्य मूलांकुर निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, अन्य मूलांकुर निकल रहे हैं। और ये मूलांकुर आगे चलकर क्या कर लेगा, नए पादप का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो किसके द्वारा इसका निर्माण हो रहा है, मूलांकुर के द्वारा, ठीक है। ये इसका कौन सा हो गया, तीसरा सलकंद हो गया, जिसके अंदर क्या थे, प्याज व लहसुन। ऐसा ही किसके अंदर देखा जाता है, लहसुन के अंदर देखा जाता है, ठीक है। ये कौन सा हो गया, उसका भूमिगत भाग हो गया। दूसरा आता है उसका अर्धवायवीय भाग, कौन सा आता है, अर्धवायवीय भाग। तो देखिए दूसरा भाग देखिए, अर्धवायवीय भाग। अर्धवायवीय के अंदर क्या क्या आते हैं, तो देखिए इसके अंदर जैसे पहला पौध आता है ऊपरी भूस्तारी, क्या होता है, ऊपरी भूस्तारी। और ऊपरी भूस्तारी का एग्जाम्पल क्या होता है, दूब घास होता है, क्या होता है, दूब घास होता है, क्या होता है, दूब घास। आपने देखा होगा बगीचे के अंदर देखा होगा कि मान लो ये किसका पादप है, घास का पादप है, किसका पादप है, दूब का पादप, किसका पादप है, ये इसके मूलांकुर हो गए। और यहाँ पे क्या बन रहा है, पादप बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, पादप बन रहा है। तो आपने बगीचे के अंदर देखा होगा, दूब घास के पादप के अंदर देखा होगा कि जो ऊपरी मतलब ऊपर, भू मतलब भूमि के अंदर, ऊपरी क्या हो रहा है, भूमि के ऊपरी क्या कर रहा है, नए पादप का निर्माण। कि मान लो ये इसका एक पादप है, किसका पादप है, दूब घास का पादप है। यहाँ से इसके भूमि के पास से, इस भूमि के पास से क्या निकलेगी, इसकी मूलांकुर निकलेगी, क्या निकलेगी, मूलांकुर निकलेगी। और ये मूलांकुर क्या करेगी, आगे चलकर क्या निकालेगी, मूलांकुर का निर्माण कर देगी, ठीक है, भूमि के अंदर प्रवेश करेगी। ये जो मूलांकुर निकल रही है, इसकी कहाँ से निकल रही है, भूमि के निकटतम भाग से निकल रही है। और ये मूलांकुर आगे चलकर किसमें प्रवेश करेगी, भूमि के अंदर प्रवेश करेगी। और ये मूलांकुर से ऊपर किसका निर्माण हो जाएगा, दूब घास के अन्य पादप का निर्माण। इस दौरान आगे चलेगी, इसी तरह से मूलांकुर का निर्माण और आप ऊपर किसका निर्माण, पादप का निर्माण। तो ऊपरी मतलब ऊपर, भूमि के ऊपरी क्या हो रहा है, नए पादप का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, ठीक है। एकदम उसके निकटतम भाग से आगे चलकर क्या हो रहा है, दूब घास का निर्माण हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अंतः भूस्तारी। दूसरा कौन सा आता है, अंतः भूस्तारी। अंतः भूस्तारी का एग्जाम्पल क्या होता है, पोदीना होता है, क्या होता है, पोदीना। अंतः मतलब देखो यहाँ से ये इसके अंदर दूब घास के अंदर क्या हो रहा था कि यहाँ से इसके निकटतम भाग से क्या हो रहा था, नए पादप का निर्माण हो रहा था। लेकिन यहाँ से क्या होगा, इससे कुछ ही थोड़ा ऊपर, यहाँ से इस मान लो इस भाग से क्या हो रहा है, मूलांकुर निकल रही है और किसके अंदर प्रवेश करेगी, भूमि के अंदर प्रवेश करेगी। और भूमि के अंदर प्रवेश करने के पश्चात क्या कर लेगी, नए पादप का निर्माण। किसके पादप का, पोदीना के पादप का क्या होगा, निर्माण। फिर आगे ऐसे ही यहाँ से इसके निकटतम भाग से क्या करेगी, भूमि के अंदर प्रवेश करेगा, क्या करेगा, मूलांकुर। फिर ये मूलांकुर आगे चलकर क्या कर लेगा, पोदीना के नए पादप का निर्माण कर लेगा, ठीक है। उसके दौरान तीसरा कौन सा आता है, भूस्तारिका, क्या आता है, भूस्तारिका। और लास्ट कौन सा आता है, भूस्तारी। कौन सा आता है, भूस्तारी आता है। और भूस्तारिका का एग्जाम्पल हो गया जैसे जलकुंभी हो गया, क्या हो गया, जलकुंभी हो गया। और लास्ट कौन सा आता है, भूस्तारी। तो भूस्तारी का एग्जाम्पल क्या हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, क्या हो गया, स्ट्रॉबेरी
बैरी हो गया। आपने देखा होगा भूस्तारिका जो क्या है, जलीय पादप है, जलकुंभी क्या है, जलीय पादप है। इसके अंदर क्या होता है, जलीय पादप का निर्माण, जो जलकुंभी का निर्माण किसके दौरान जैसा होता है, ऊपरी भूस्तारिका जैसा। किसके जैसा, ऊपरी भूस्तारिका। जो ऊपरी भूस्तारिका निर्माण हो रहा था वो किसके ऊपर, भूमि के ऊपर हो रहा था, लेकिन जो जलकुंभी का निर्माण होगा वो किसके अंदर होगा, जल के अंदर। सेम वही होता है, उसी के दौरान उसी के जैसा ही क्या होता है, पादप का निर्माण, लेकिन ये तो किसके अंदर, मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर कार्य करता है, और ये किसके अंदर कार्य करता है, जल के अंदर कार्य करता है। नेक्स्ट आता है भूस्तारिका, जिसके अंदर क्या है, स्ट्रॉबेरी का पादप। किसके जैसा, अंतः भूस्तारिका देखा। जैसे अपन ने देखा था कि अंतः भूस्तारिका यहाँ से इसके निकटतम थोड़ा सा ऊपर क्या कर रहा था, भूमि के अंदर प्रवेश कर रहा था मूलांकुर, और नए पादप का क्या कर रहा था, निर्माण कर रहा था। लेकिन इसके अंदर जो स्ट्रॉबेरी का पादप है उसके अंदर क्या होता है, उससे कुछ दूरी ऊपर, उससे कुछ मान लो यहाँ से क्या हो रहा है, मूलांकुर का निर्माण हो रहा है, और ये मूलांकुर किसके अंदर प्रवेश करेगा, मिट्टी मृदा के अंदर प्रवेश करेगा, और ये आगे चलकर क्या करेगा, निर्माण करेगा, किसका, नए पादप का निर्माण करेगा। जो अंतः भूस्तारिका के अंदर उसके थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, निकटतम, भूमि के निकटतम भाग से थोड़ा ऊपर हो रहा था, लेकिन ये उससे थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा ऊपर होता है, जिसके दौरान क्या होगा, नए पादप का निर्माण, किसका, स्ट्रॉबेरी का निर्माण। यहाँ से निकलेगा, इसके तने से निकलेगा, और भूमि के अंदर प्रवेश करेगा, और भूमि के अंदर प्रवेश करने के पश्चात नए पादप का निर्माण, और किसके द्वारा हो रहा है, ये कलिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा, कलिकाओं के द्वारा। ठीक है, ये था अपना कौन सा, अर्धवायवीय भाग। तो सबसे पहले अपने पढ़ा था कायिक परिवर्तन का, उसका जड़ पढ़ा था, उसके बाद में पता पति, उसके बाद में तीसरा कौन सा आता है, तना आता है। तो ये कौन सी, प्राकृतिक कायिक परिवर्तन। दूसरा आता है उसके बाद में कृत्रिम कायिक परिवर्तन। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा आता है अपने, कृत्रिम कायिक परिवर्तन। सबसे पहले अपने पढ़ा था प्राकृतिक। प्राकृतिक जो पौधे क्या करते हैं, स्वयं ही क्या कर लेते हैं, नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं, प्राकृतिक। और प्राकृतिक के अंदर क्या आते हैं, जड़, तना व पत्ती आती है। क्या आती है, जड़, तना व पत्ती, जो अपने स्वयं के द्वारा क्या कर लेती है, नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। दूसरा आता है अपना कृत्रिम कायिक परिवर्तन। दूसरा आता है कृत्रिम कायिक परिवर्तन। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया, नॉर्मल सा अपने घरों में देखते हैं कि अपन क्या करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे अपन घरों में क्या करते हैं, कलम की क्या लगाते हैं, गुलाब की क्या लगाते हैं, कलम